हेलो एवरीवन। आज हमारा ईपीसी थर्ड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का जो करिकुलम में आपका 3 प्रैक्टिकल है, उसमें आपका फर्स्ट सेकंड का हमने ऑलरेडी आपका हाँ फर्स्ट में सेकंड ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। आज हमारा थर्ड होने वाला है कंप्लीट असाइनमेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, जैसा कि पिछले आपने 2 सीरीज में देखा होगा। ठीक है ना। तो अब हमारा जो असाइनमेंट कौन कौन कंप्लीट हो गया उसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। तो पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट, पाँचवा अभी नहीं हुआ है, पाँचवा हो जाएगा कल तक, और छठा कंप्लीट। ठीक है। सातवां एक्चुअली क्या है, पेडागोगी अलग अलग है, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट ऑल पेडागोगी। तो ये तो अपना देख लीजिएगा आप, लेकिन 6 इधर हो गया, आपका 3 इधर, 9 हमने कंप्लीट कर दिया है। आपका ऑब्जर्वेशन भी अपलोड हो चुका है, और आपका जो है माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान ऑल आर कंप्लीटेड। तो ओके, लेट अस स्टार्ट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर क्या है। प्रश्नोत्तर 1, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के इतिहास तथा उसके तकनीकी विकास का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ और हर सेक्टर के लोगों के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के इतिहास तथा उसके तकनीकी विकास का वर्णन करें। तो प्रस्तावना, शैक्षिक तकनीक के हार्डवेयर उपागम के आवश्यक यंत्रों में कंप्यूटर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्ति अनुदेशन के लिए किया जाता है। यह स्वतः अनुदेशात्मक पद्धति पर आधारित है। कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बढ़ा, बल्कि इसने व्यापार, उद्योग, युद्ध, शासन प्रणाली, शोध कार्य आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रभाव शोध कार्य, परीक्षा प्रणाली और अनुदेशन प्रणाली पर अधिकतम देखा जा सकता है। अतः इसे विद्युत मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा पूर्व व्यवहारों को आधार मानकर अनुदेशनों का चयन करना पड़ता है। परिभाषा, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यंत्र है जिसका उपयोग आंकड़ों के तेजी से भंडारण और गणना के लिए किया जाता है, तथा जो अदा, प्रोसेसिंग और पदा के क्रम का अनुसरण करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर उनका मुद्रण कर सकता है या उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण कर आवश्यक परिणाम देता है। कंप्यूटर के मूल घटक निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला, कंप्यूटर के भौतिक घटक। कोई भी प्रणाली विभिन्न घटकों का एक समूह होती है और एक से अधिक लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए ये घटक इकट्ठे कार्य करते हैं। इसी प्रकार एक कंप्यूटर भी निम्नलिखित घटकों का एक समूह या सेट होता है। पहला है आपका कठोर उपागम, बी है आपका कोमल उपागम, सी है आपका व्यक्ति या प्रयोगकर्ता। तो कठोर उपागम क्या कहता है कि कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हार्डवेयर मतलब इसको हम लोग छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग नहीं छू सकते, जैसे कोई एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर में कौन हो गया, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, प्रिंटर, ऑल आर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर जैसे हम लोग कहते हैं ना सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या हो गया, मतलब जो आपका इंटरनली है, सेव है, जिसको पीडीएफ फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, छू तो नहीं सकते हैं उसको, लेकिन उसको जब प्रिंट आउट कर लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी, डेट्स इट। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका संबंध कंप्यूटर के भौतिक घटकों से होता है। इन्हें छुआ जा सकता है और इनसे सूचनाओं और आंकड़ों का भंडारण, गणना और उनसे उनसे व्यवस्थित किया जा सकता है। कंप्यूटर के विभिन्न अंग जिनके द्वारा कंप्यूटर में कार्य को संचालित किया जाता है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं। तो पहला हो गया इनपुट। इनपुट डिवाइस जिसमें हम लोग इंटरनली देते हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस अर्थात कीबोर्ड अर्थात कीबोर्ड, इनपुट यूनिट जिसमें कैसेट, रिकॉर्डर या डिस्क यंत्र शामिल होते हैं, आंकड़े और निर्देश केंद्रीय प्रक्रिया इकाई को भेजती है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसका मूल कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए अर्थात करने के अतिरिक्त सीपीयू अन्य घटकों की संक्रिया को भी नियंत्रित करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सीपीयू को स्पीड की मापने की इकाई मेगाहर्ट्ज एमएचजेड है। जितना ज़्यादा एमएचजेड मेगाहर्ट्ज होगा उतनी ज़्यादा सीपीयू काम करेगा। बिल्कुल, रैम जितनी ज़्यादा होगा उतना जल्दी वर्क करेगा। एक साथ आप 2 3 4 5 आप ऐप्स को ऑपरेट कर सकते हैं।
आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट के द्वारा प्रयोगकर्ता निर्देशों के अनुसार आंकड़े प्राप्त करता है। कंप्यूटर ने जो भी कार्य किया होता है उसे प्रायः टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि परिणामों की मुद्रित प्रति चाहिए तो एक प्रिंटर का भी प्रयोग किया जाता है। कोमल उपागम अनुदेश कंप्यूटर द्वारा रखने वाली कार्यक्रमों को सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। यह एक प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का समूह है जो कार्य विशिष्ट के संपादन के लिए कंप्यूटर की गतिविधियों, क्रियाओं एवं संचालन को नियंत्रित कर हमें वांछित परिणाम देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर विभिन्न अवयवों के संचालन एवं नियंत्रण से संबंधित है। हर कंप्यूटर उचित कार्य प्रणाली के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बना होता है। प्रोग्राम में शामिल अनुदेशन कंप्यूटर को अदा प्रक्रियाएं संपन्न करने, आंकड़ों की प्रोसेसिंग करने तथा परिणाम देने का निर्देश देते हैं। सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर संक्रियाओं को आंतरिक रूप से एकदम नियंत्रित करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेकंड हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अतः इस प्रकार का सॉफ्टवेयर किसी एक विशेष प्रकार के अनुप्रयोग के लिए होता है। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का आविष्कार आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। तब कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में हुई थी। अबेकस लकड़ी का बना एक रैंक होता है जिसमें दो या तार लगे होते हैं। दोनों तार एक दूसरे के समानांतर में स्थित होते हैं। तार के ऊपर मनिका आकार का वस्तु लगा होता है। उस मनिका को घुमाकर गणित के किसी आसान प्रश्नों का हल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे वहां पर स्ट्रोबल लगा होता था जिसका उपयोग उसे आपस में जोड़ने में किया जाता था। पहले उस जमाने में पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 ईस्वी में किया गया। इसमें नंबर लगा होता था जिसे डायल करना पड़ता था, लेकिन यह केवल जोड़ने का कार्य करता था। तथापि 1671 ईस्वी में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जो अंततः 1694 ईस्वी में जाकर तैयार हुआ। इस आविष्कार का श्रेय गॉटफ्राइड विल्हेम वान लीबनिज को पूरा श्रेय जाता था। लीबनिज ने योग अंक की शुरुआत के लिए स्टैंड गियर यंत्रावली का आविष्कार किया जिसका आज भी उपयोग होता है। साल दर साल कंप्यूटर के विकास का इतिहास। तो पहला है आपका ए नंबर, 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन में अबेकस का आविष्कार किया गया। बी है आपका 500 ईसा पूर्व में मिस्रवासी ने मनिका एवं तार अबेकस बनाया। सी पॉइंट है 200 ईसा पूर्व में जापान में कंप्यूटिंग ट्रे का उपयोग आरंभ हुआ। और डी है आपका 1886 ईस्वी में विलियम बैरोंग द्वारा व्यावसायिक यांत्रिकीय गणना मशीन विकसित किया। और ई है आपका 1631 ईस्वी में जर्मनी के कोनार्ड ज्यूस ने Z01 या प्रथम कैलकुलेटर बनाया। और एफ है आपका 1637 ईस्वी में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में जॉर्ज सिस्टबच ने प्रथम द्विघाती कैलकुलेटर बनाया। और आपका जी है 1658 ईस्वी में जापान NEC में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NEC 1101 व 1102 विकसित किया गया। एच है आपका 1969 ईस्वी में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी द्वारा 16 बाइट का मिनी कंप्यूटर PDP 11x20 तैयार किया गया। और आपका जे है 1992 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कार्य समूह के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। कंप्यूटर तकनीकी विकास। कंप्यूटर के तकनीकी विकास को अक्सर ही कंप्यूटरीकरण के विविध यंत्रों की अलग पीढ़ियों से जोड़कर देखा जाता है। कंप्यूटर को हर एक पीढ़ी एक अहम तकनीकी विकास को दिखाता है जिसने आधारभूत तौर पर कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल दिया। इससे और भी छोटे, सस्ते, अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावी व भरोसेमंद उपकरण लगातार बनने लगे। यहाँ कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरणों की जानकारी है जिसके कारण मौजूदा उपकरण बने और जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है दोस्तों आपका प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 ईस्वी। वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर के पहले दौर में स्मृति के लिए चुंबकीय और परिपथीय ड्रम का इस्तेमाल करने में और इसी वजह से ये काफ़ी बड़े होते थे और इसी वजह से पूरे कमरे में जगह लेते थे। यह इस्तेमाल में काफ़ी महंगे होते थे, अधिक गर्मी पैदा करते, अधिक बिजली ग्रहण करते, बेहद कई जगहों पर इसका इस्तेमाल और कई बार इसी वजह से खराब भी हो जाते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर परिचालन के लिए मुख्यतः मशीनी भाषा पर निर्भर होते थे और एक समय में एक ही समस्या हल कर सकते थे। इनका आउटपुट और इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था, जबकि आउटपुट केवल प्रिंटआउट पर ही देखते
थे। यूनिवैक और आईनीएससी, ठीक है ना, पहला व्यावसायिक तथा पहले पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरणों के उदाहरण हैं। यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसे 1951 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को दिया गया था। दूसरी पीढ़ी कहता है 1956 से 1963। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर जनसिस्टर का प्रयोग शुरू हुआ और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अस्तित्व में आए। ट्रांजिस्टर की खोज 1947 ईस्वी में ही हो गई थी, पर इसका व्यापक प्रभाव तथा इस्तेमाल 1950 के दशक के अंतिम दौर में ही हो सका। यह वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी परिष्कृत था। हालांकि ट्रांजिस्टर भी काफ़ी गर्मी पैदा करते थे जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचता था, पर यह वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी बेहतर था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंटआउट पर निर्भर रहती थी। हो गया तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971। एकीकृत परिपथ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता एकीकृत परिपथ के इस्तेमाल की थी। ट्रांजिस्टर को छोटा कर सिलिकॉन चिप पर लगाया जाता था जिसे सेमीकंडक्टर कहते थे। इसने असाधारण रूप से कंप्यूटर की क्षमता और गति में बढ़ोतरी कर दी। पंच कार्ड और प्रिंट आउट की जगह उपयोगकर्ताओं को तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मॉनिटर और कीबोर्ड से परिचित कराया गया, साथ ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम से भी मुखातिब हुए। पहली बार कंप्यूटर एक बड़े वर्ग तक पहुंच सका क्योंकि वह पहले के मुकाबले अधिक छोटे और सस्ते थे। चौथी पीढ़ी कहता है 1971 से अब तक। माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अस्तित्व में आए, जिसमें एकीकृत परिपथों को एक सिलिकॉन चिप में बनाया गया। जहां पहली पीढ़ी के कंप्यूटर पूरे कमरे की जगह लेते थे, पर अब कंप्यूटर हथेली में समा सकते थे। 1947 ईस्वी में खोजे गए 4004 चिप में आउटपुट के सभी जरूरी घटक थे। ये छोटे कंप्यूटर काफ़ी ताकतवर होते हैं। वे आज एक साथ नेटवर्क को जोड़ सकते हैं जो अंततः इंटरनेट के विकास में काम आए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ने माउस, जीयूआई और हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों का भी विकास हुआ, ठीक है ना। फिर आपका पांचवी पीढ़ी कहता है वर्तमान और आगे। कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपकरण जो कृत्रिम बुद्धि पर एकदम आधारित हैं, अब भी विकास की प्रक्रियाओं में हैं। हालांकि कुछ उपकरण जैसे आवाज़ की पहचान आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर और पॉलिश प्रोसेसिंग कृत्रिम बुद्धि को वास्तविकता में बदलने में सहायता कर रहे हैं। परिमाण संगणन और मालवेयर, मॉलिक्यूलर व नन टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में कंप्यूटर का चेहरा पूरी तरह बदल देगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का लक्ष्य ऐसे उपकरणों का विकास करना है जो प्राकृतिक लैंग्वेज इनपुट से संभावित हो सकते हैं और वह संगठन और सीखने के लायक हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? कंप्यूटर के तकनीकी विकास से पहले जो काम को करने में इंसान को ज़्यादा समय लगता था, वो आज उसी काम को कंप्यूटर की मदद से बहुत कम समय में संपूर्ण रूप से कराया जा सकता है। अब आपका है प्रश्न 3, देख सकते हैं 12 पेज, यानी ऑलरेडी 11 पेज में पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रश्न है आपका 2, इंटरनेट द्वारा अधिगम की विवेचना करें। तो प्रस्तावना क्या है? इंटरनेट द्वारा अधिगम की विवेचना करें। तो प्रस्तावना कहता है कि इंटरनेट सिस्टम शब्द के संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु जैसे कि पहले हमने चर्चा की है कि इंटरनेट को आज दुनिया में उपलब्ध सबसे बड़े वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है और समझा जा सकता है कि इंटरनेट दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी अतः नेटवर्क प्रणाली या नेटवर्कों का नेटवर्क है जो दुनिया के हर कोने में स्थित उपयोगकर्ताओं की सूचनाओं के आदान प्रदान और संप्रेषण हेतु सबसे अधिक तेज रफ्तार, आसान और कम खर्चों वाला साधन प्रस्तुत करता है। अपने इस तरह के परिभाषित रूप में इंटरनेट को व्यक्तियों, सूचनाओं तथा कंप्यूटरों से युक्त एक ऐसी शब्द बृहद विश्व स्तरीय प्रणाली के रूप में जाना और समझा जा सकता है, जिसके द्वारा एक समय में दुनिया का किसी कोने में बैठे हुए उपयोगकर्ताओं के बीच सूचनाओं का संप्रेषण और आदान प्रदान ठीक प्रकार से संभव हो सके। इंटरनेट दो प्रकार का कंप्यूटर तथा ग्राहक के द्वारा खोला जाता है। सर्विस को संक्षेप में ऐसे प्रोग्रामों के रूप में समझा जाना चाहिए जो संसाधन प्रदान करते हैं, और ग्राहक वे प्रोग्राम होते हैं जो हमें इन संसाधनों की उपलब्धि कराने में सहायक होते हैं।
उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रोग्रामों के अतिरिक्त इंटरनेट के इस वाइड एरिया नेटवर्क में लाखों कंप्यूटर, बहुत अधिक तादाद में तारों, केबलों, टेलीफोन लाइनों, सैटेलाइट लिंक इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इतने सारे उपकरण एवं संयोजन सामग्री के उपयोग का केवल मात्र यही लक्ष्य रहता है कि सर्विस और क्लाइंट्स कंप्यूटर में आपसी बातचीत अच्छी तरह से संभव हो सके। दूसरे शब्दों में इंटरनेट को इस तरह निर्मित एवं नियोजित किया जाता है कि जिसमें क्लाइंट प्रोग्राम जिसे आप अपने पीसी में काम में लाते हैं, सर्विस प्रोग्राम जो संसाधन प्रदान करता है, से बातचीत कर सकें। इस तरह आपके दृष्टिकोण से इंटरनेट को प्रयोग में लाने का अर्थ है कि आपके पीसी पर चल रहे क्लाइंट प्रोग्राम को उपयोग में लाना। जितनी अच्छी तरह से आप इन प्रोग्रामों को क्रम में लाओगे, उतनी अच्छी तरह से इंटरनेट सेवाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। इंटरनेट की परिभाषा। इंटरनेट, जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है। नेटवर्क का एक नेटवर्क जिसमें किसी एक कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता अनुमति होने पर किसी अन्य कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कंप्यूटरों पर उपयोगकर्ता। सत्यनारायण पटनायक और प्रावणन 1988 के अनुसार इंटरनेट कंप्यूटर कॉम्बिनेशन नेटवर्क है जो सूचना और संचार क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें करोड़ों कंप्यूटर एक नेटवर्क है, जिसमें यह डिजिटल स्ट्रीम और रिसीवर को जोड़ने की प्रक्रिया है। इंटरनेट का उद्गम एवं विकास। इंटरनेट का विकास एवं आविष्कार सूचना के श्रेय अथवा क्षेत्र में वरदान साबित हुआ है। इसके उद्भव से के संदर्भ में कुछ विशेषताओं का कहना है कि सन 1999 ईस्वी में अमेरिका में जब प्रशासन तथा शैक्षिक संस्थाएं समस्याओं के समाचार के लिए कंप्यूटर का उपयोग सीख रही थी, उस समय उन्होंने साधारण कई प्रशंसा पर इनकी उपलब्धियों को लिखित रूप में कंप्यूटर पर संग्रहित किया। परंतु इस दौरान कोई ऐसा आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना नहीं हुई थी व्यक्ति यह पता लगा सके कि दूसरे लोगों ने क्या लिखा है, जिसमें वे अपनी खोज को भी शामिल कर यह इस बात को मुद्देनजर रखते हुए डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के एक कर्मचारी के मस्तिष्क में यह बात आई कि अगर अनेक कंप्यूटरों के टेलीफलाइनों द्वारा जोड़ दिया तो वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वह कंप्यूटर पर लिखे गए नोट को तत्काल दूसरे सभी जुड़े हुए कंप्यूटर पर मौजूद कराया जा सकता है। प्रारंभ में उस कर्मचारी ने 4 कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़कर नेटवर्क डाइपेनेंट का निर्माण किया। इंटरनेट का संपादन। एक इंटरनेट सोसाइटी बनाया गया है जो इंटरनेट के संचालन संबंधी गतिविधियों को देखता है। यह संगठन पूर्णतः स्वयंसेवी संगठन है जिसका एकमात्र लक्ष्य इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के लेन देन को प्रोत्साहित देना है। संगठन के अंतर्गत सम्मिलित प्रतिनिधियों का मिश्रित रूप से इंटरनेट आर्किटेक्ट बोर्ड गठित किया जाता है। यह बोर्ड इंटरनेट मामलों को तकनीकी प्रबंध व संचालन का कार्य करता है। यह संगठन संपर्क संबंधी औद्योगिकी के मानकीकरण, संचार तथा इंटरनेट के आंतरिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अतः जरूरत के मुताबिक इन मामलों का विकास किया जा रहा है एवं इनमें इच्छुक लोगों को बहुयातायात संख्या में आंकड़ों उपलब्ध कराया जाए। निवेश सामग्री इंटरनेट सोसाइटी के एक दूसरे संगठन इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टॉक फोर्स से भी प्राप्त हुई। यह कार्य दल भी उन स्वयंसेवकों से मिलकर बना है जो इंटरनेट की प्रौद्योगिकी कठिनाइयों का निपटारा करना चाहते थे। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम विकसित देशों द्वारा किया जाता था, लेकिन आज विश्व के सभी देश इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नेटवर्क के द्वारा किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध है जिसे आत्मसात करने अथवा कोई जानकारी तथा दूसरे साधन नहीं है। किसी भी सूचना माध्यम की भांति इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को भी प्रसिद्ध किया गया है। इस प्रकार किसी भी विषय पर से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना आसान हो गया है। सन 1996 ईस्वी के बीच निकाले गए आंकड़ों के आधार पर इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ता की संख्या जहां 2 लाख से अधिक थी, वहीं अक्टूबर 1998 में यह संख्या बढ़कर 6 करोड़ के बीच आंकी गई है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह संकेत मिली है कि इस शक्तिशाली सूचना स्रोत के उपयोगकर्ताओं की संख्या अगले 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 54% की वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2000 तक विश्व भर में इंटरनेट की मेजबान कंप्यूटर की संख्या 1 करोड़ 90 लाख से
अधिक हो गई, जबकि सन 1993 में इसकी संख्या मात्र 22 लाख थी। विशेष रूप से इंटरनेट की विभिन्न विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है दोस्तों अन्वेषण। इंटरनेट संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध देता है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न देशों, स्थानों और विचारों की जानकारी हासिल करते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट की मदद से विभिन्न देशों, शहरों का भ्रमण किया जा सकता है। घर बैठे ही अमेरिका, जापान आदि घूम सकते हैं। सही बात है, घर बैठे आप सारा कुछ कर सकते हैं। यूरोप का म्यूजियम देख सकते हैं और चांद तारों की यात्रा कर सकते हैं आदि। एक पुरानी कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बिल्कुल, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज इंटरनेट ने कवियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। वह पलक झपकते ही मन चाहे जहाँ पहुँचा देता है। यह मनुष्य के मन में उठी जिज्ञासा को शांत करता है। सेकंड है संपर्क साधन। संपूर्ण विश्व में ईमेल व चैट ग्रुप के द्वारा किसी से भी बातचीत किया जा सकता है। जिस प्रकार 20-25 वर्ष पहले पेन फ्रेंड्स बनाते थे, आज उसके माध्यम से की पेल बना सकते हैं। दूसरे देश के किसी वैज्ञानिक से बात किया जा सकता है। बोलने और सुनने की दिशा में हम भिन्न भिन्न स्थानों के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके जीवन के प्रति उनके विभिन्न दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि इंटरनेट पर संपूर्ण विश्व पड़ोसी है। थर्ड है दोस्तों चैटिंग। वार्तालाप भी इंटरनेट के चैटिंग ग्रुप के माध्यम से टेलीफोन की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि टेलीफोन पर मुंह से बात कर सकते हैं, इंटरनेट पर मुंह से बात नहीं कर सकते। इंटरनेट पर मुंह से बात कर सकते हैं, अच्छा, टेलीफोन पर मुंह से बात कर सकते हैं, इंटरनेट पर मुंह से बात कर सकते हैं। इंटरनेट पर कीबोर्ड के द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इंटरनेट पर सूचना भेजने या पत्र व्यवहार को एक आम विधि है। जिस प्रकार हम अपनी इच्छा पसंद पत्रिका के लिए चंदा देते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ भी मेलिंग लिस्ट के लिए चंदा दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों आपका मनोरंजन। मनुष्य का जीवन तभी सुखदप्रद बनता है जब वह अपना पर्याप्त मनोरंजन करता है। मनोरंजन बच्चों से लेकर वृद्ध सभी के लिए आवश्यक माना जाता है। अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट की भूमिका। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में इंटरनेट का माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को एक प्रशासक बनाया जा रहा है। इंटरनेट का प्रयोग को शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा में तरह तरह के विषयों पर शैक्षिक साहित्य द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम, जो शिक्षा के सभी स्तरों में जिसे वेबसाइट में तैयार किया जाता है। ऐसी वेबसाइट पाठ्यक्रम पर आधारित होती है जो किसी स्थान पर रहते हैं, विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से देखा या पढ़ा जा सकता है और इसका लॉग अधिगम के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो है लाभ जो है ना अधिगम के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग सभी शैक्षणिक सत्र आदि में किया जा रहा है। सेकंड है, इंटरनेट के माध्यम से नए नए प्रयोगों और खोज कार्यों के कुछ ज्ञान शिक्षण अधिगम सामग्री तथा प्राप्त करना के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जो कि एक क्रांतिकारी आयाम सिद्ध हो रहा है। थर्ड है, आज दुनिया के सभी देशों से संबंध शिक्षण अधिगम की समस्या समाधान के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में किसी विषय से संबंधित समाधान आज विश्व के किसी विशेष विद्वानों से संपर्क द्वारा इंटरनेट के माध्यम से समाधान प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। इंटरनेट की खोज शोध से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी। प्रारंभ में इसका उपयोग इसी रूप में हो रहा था क्योंकि सूचना के तीव्र विनिमय की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच होने से सूचना का उपयोग आसानी से हो सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के इस वर्तमान समय में इंटरनेट के बिना कोई भी आदमी का भी काम हो ही नहीं सकता। इसलिए इंटरनेट आज के वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक माना जाता है। थर्ड है आपका दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, वर्णन करें। जो सोशल नेटवर्किंग है ना, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, वर्णन करें। तो परिचय, किसी अधिसूचना प्रणाली में कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिसमें विभिन्न संपर्क लाइन कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ती हैं। यथा विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर पुस्तकालयों तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, परंतु उसमें आकार एवं असमान
तथा प्रारूप में अधिक विषमता होती है। नेटवर्क प्रणाली के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला हो गया प्रसारण, दूसरा हो गया माध्यम या उपकरण, तीसरा अभियुक्त और चौथा यजमान। इन घटकों का कार्य प्रदत्तों या अधिसूचनाओं की भागीदारी करना है। माध्यमों की सहायता से अधिसूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। संचार माध्यम की सहायता से अन्य कंप्यूटर से वार्तालाप की जा सकती है। कंप्यूटर के केबल से जोड़ा जाता है तथा बेतार के माध्यम से भी उपयोग किया जाता है। सभी संचार माध्यम एक ही कार्य करते हैं। नेटवर्क प्रणाली में जिन कंप्यूटर के स्रोतों के भागीदारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें ग्राहक कंप्यूटर कहते हैं। उन्हें सामान्य रूप से कार्य स्टेशन नेटवर्क कहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। यह मुद्रण तथा स्कैनिंग नोड एक प्रतिविधि कार्य स्टेशन जैसी होती है जो सूचनाओं के आदान प्रदान में नेटवर्क पर कार्य करती है। परिभाषा: स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत किसी संस्था के सामूहिक कंप्यूटरों में परस्पर निकटता होता है। आलेखों, फाइलों, मुद्रण तथा अन्य अधिसूचनाओं के संप्रेषण तथा आदान प्रदान में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया साइटों का उपयोग है। सोशल नेटवर्किंग का एक सोशल उद्देश्य एक व्यावसायिक उद्देश्य तथा दोनों हो सकता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि। सोशल नेटवर्किंग घूमने वाले व्यक्तियों को वेबसाइटों और वेब आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए एक दूसरे के संपर्क में रहने की अनुमति देता है। नेटवर्क प्रणाली का उपयोग विविध रूप में किया जाता है। पहला हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत किसी संस्था के प्रदेशों या सूचनाओं के स्रोतों की भागीदारी की सहमति होती है। संस्थान के विभागों में आदान प्रदान किया जाता है। लैन की सहायता से प्रभावशाली ढंग एवं तीव्रता से संस्था के अंतर्गत अधिसूचना का संप्रेषण किया जाता है। यह प्रणाली अधिक मितव्ययी है। स्थानीय क्षेत्र में नेटवर्क का उपयोग संप्रेषण में किया जाता है। इसकी प्रमुख उपयोगिता इस प्रकार है। पहला, इसका उपयोग स्थानीय क्षेत्र अर्थात एक भाव, एक संस्थान, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय में संप्रेषण हेतु किया जाता है। सेकंड हो गया, इस प्रणाली का नियंत्रण प्रबंधक तथा प्रशासक से किया जाता है। सी हो गया आपका, संस्थाओं के अनुवीक्षण तथा पर्यवेक्षण में इसका उपयोग महत्वपूर्ण है। डी, यह प्रणाली उपभोक्ताओं या छात्रों को विश्वसनीय सूचना प्रदान करती है। ई नंबर हो गया, यह नेटवर्क प्रणाली अधिक तीव्र होती है और इसकी सहभागिता होती है। एफ हो गया, यह नेटवर्क प्रणाली मितव्ययी भी है। जी हो गया, इस नेटवर्क प्रणाली को व्यापक क्षेत्र नेटवर्क से जोड़ा जाता है। सेकंड है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। यह व्यापक क्षेत्र नेटवर्क का तात्पर्य एक भौगोलिक विशाल क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ना है। इसके लिए नोड्स में माध्यम संप्रेषण हेतु केबिन से इसका अन्यथा अथवा अन्य माध्यम से जोड़ा जाता है। इसको टेलीफोन जोड़ा जाता है। इसमें इंटरनेट प्रणाली का भी संप्रेषण के लिए उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के वैन तैयार किए गए हैं। इसका उपयोग विभिन्न संस्थानों में अपने ढंग से किया जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क प्रणाली के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क प्रणाली द्वारा संप्रेषण में सुविधा होती है और संप्रेषण की समस्या का समाधान होता है। बी, अधिक दूरी पर आवश्यकता अनुसार अभिसूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया मितव्ययी तथा तीव्रगामी होती है। सी, किसी एक देश तथा विभिन्न देशों में स्थित संस्थाओं में अधिसूचनाओं का संचार किया जाता है। डी, किसी देश में वाइड एरिया नेटवर्क का अनुरक्षण टेली संचार संप्रेषण द्वारा किया जाता है। ई, WAN के द्वारा अधिक शीघ्रता से विश्वसनीय अधिसूचनाओं का एक संप्रेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत नोड्स का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। अन्य नेटवर्क लैन तथा वैन की भांति एक नवीन नेटवर्क प्रणाली है। इसके अंतर्गत लैन को बृहद रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेटवर्क प्रणाली का नया प्रारूप है। इन नेटवर्क का आकार लैन तथा वैन के मध्य का है, परंतु इनसे भिन्न प्रकार का होता है। मैन की कार्य प्रणाली ISP के समान होती है। इसमें नेटवर्क का क्षेत्र भी अधिक व्यापक होता है। अक्सर मैन उनके वैन के संपर्क का उपयोग करती हैं। आकृति की सहायता से महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क को प्रस्तुत किया गया है। मैन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला, मैन नेटवर्क की नवीन प्रणाली है। यह नेटवर्क लैन और वैन के मध्य की प्रविधि है।
सेकंड, मैन नेटवर्क की कार्यप्रणाली में बृहद या व्यापक क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। सी, मैन प्रणाली अधिक तीव्रता से कार्य करती है और क्षेत्रीय स्रोतों का उपयोग करती है। डी नंबर हो गया, इस प्रकार के नेटवर्क प्रणाली में आईएसपी की भांति कार्य करती है। ई नंबर, मैन नेटवर्क प्रणाली में एटीएम, एसएमडीएस, एफडीडीआई तथा डीओडीबी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एफ नंबर हो गया, मैन प्रणाली का उपयोग एकल संस्था में नहीं किया जाता है, उपभोक्ता उपकरण में इनका उपयोग करता है। सोशल नेटवर्किंग का हमारे जीवन में उपयोगिता। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक बटन टेलीफोन पर ही हमारे पास विस्तृत जानकारी तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया बहुत ही छाया माध्यम है और इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। आज सोशल मीडिया के बिना लाइफ की कल्पना करना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। शिक्षा में सोशल मीडिया की उपयोगिता। आज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आदि का प्रभाव व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। शिक्षकों, प्रोफेसरों और छात्रों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय हुए। एक छात्र के सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह उनकी जानकारी को समझ और साझा करने, उत्तर प्राप्त करने और शिक्षकों से जुड़ने में एकदम सहायता करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र और शिक्षक एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म का अच्छा उपयोग करके जानकारी साझा कर सकते हैं। छात्र शिक्षक से जुड़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं और सही रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग का युवाओं के लिए उपयोगिता। इन दोनों सोशल नेटवर्किंग से जुड़े रहना पसंद है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उपस्थिति का बढ़ावा, दबाव और प्रभावशाली व्यक्तित्व युवाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार एक सामान्य किशोर प्रति सप्ताह औसत रूप से 72 आवर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें अन्य कार्यों के लिए बहुत कम समय में होती है, जिनके कारण उनके अंदर गंभीर जैविक पैदा अथवा जीवाणु पैदा होने लगते हैं और जैसे अध्ययन भौतिकी अन्य जैविक गतिविधियां में कमी, न्यूनतम ध्यान, चिंता और अन्य जटिल मुद्दों को उजागर करता है। निष्कर्ष क्या है आपका कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके यूजर और लंबी लाखों अन्य लोगों की जानकारी साझा करने में मदद करता है। सोशल मीडिया के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि आज हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका तीनों इंटरनल जो है आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, ईपीसी 1, 2, 3 और आपका जो बीसीसी 1, 2, 3, 4, 5 एक कंप्लीट करना है जो कल परसों हो जाएगा और 6 कंप्लीट है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।